हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं हमारी रे ऑप्टिक्स की क्लास नंबर 40। ठीक है, तो जो यहाँ पे कुछ 90 अप्रॉक्स क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं विद इन द क्लासेस। ठीक है, थ्योरी आपकी जो है कंप्लीट हो चुकी है और जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओके, तो वी रेडी। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है आपके पास 92। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा गया है क्वेश्चन के अंदर? An object is placed between 15 at 15 centimeter in front of a concave mirror whose focal length is 10 centimeter. तो इमेज जो है वो कैसी बनेगी वो हमें बताना है। इमेज जो आपकी फॉर्म होगी वो किस तरीके की होगी वो हमें बताना है। राइट, देखो कैसा मिरर है हमारे पास? कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर इज लाइक दैट। इसकी जो फोकल लेंथ है दैट फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे इसका फोकस होगा एंड दिस लेंथ फ्रॉम द पोल इज 10 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया है 15 सेंटीमीटर, यानी कि बैक साइड ऑफ द फोकस। अगर बैक साइड में रखेंगे फोकस के तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट रखा गया होगा उसको। ठीक है, दिस इज आवर 15 सेंटीमीटर, दैट इज यू, है ना। ये क्या है आपके पास? फोकल लेंथ एफ। अच्छा जी, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा गया है तो इसकी इमेज बताओ कहाँ पे बनेगी। हमें क्या बतानी है? इमेज बतानी है कहाँ पे बनेगी। देखो एक बात तो क्लियर है यहाँ से, अगर हम इसकी फॉर्मेशन देखते हैं, यानी कि एक रे तो इसकी कहाँ से जो डायरेक्ट जाएगी इस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ से टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट ये क्या करेगी? इस तरीके से यहाँ से पास करेगी, यहाँ से फोकस के अंदर से। दूसरी जो मेरे पास होगी, अगर यहाँ पे ये 10 है, ये क्या है 10 सेंटीमीटर है, तो दिस इज द हाफ ऑफ, ये क्या होता है? फोकल लेंथ जो होती है हाफ ऑफ द रेडियस होती है। ठीक है, तो रेडियस इसकी कहाँ पे मिलेगी? 20 पे मिलेगी। तो यहाँ से अब कैसे बताओगे? अगर 20 पे जाना है तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बैक साइड में मिलेगा, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए? यही होगी ना आर आपके पास, डबल टाइम ऑफ फोकल लेंथ, यानी कि आर इज इक्वल टू 2f। 2f मीन्स एट द 20 सेंटीमीटर। राइट, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या करना है? अभी दूसरी रे जो आपकी जाएगी वो कहाँ से पास करेगी? दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगी। यानी कि अगर मैं यहाँ से को और थोड़ा बड़ा कर दूं मिरर को, तो अब हमारी जो रे जाएगी कहाँ से पास करेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस तरीके से कुछ रहेगी। ठीक है, ऐसी कुछ रे रहेगी यहाँ पे। अगर मैं इसको थोड़ा सा और यानी कि रिफ्लेक्ट करूँ, क्योंकि हमें पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि लाइट जिस एंगल से उसमें से मतलब इंसिडेंट करेंगे उसी एंगल पे क्या करेगी? रिफ्लेक्ट बैक करेगी। ये बात हमें पता है। ठीक है, फॉर द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके जी, तो यहाँ पे हुआ क्या? जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो इमेज कहाँ पे बनेगी बताओ? क्या लग रहा है? पीछे तो ये कहीं पे मिलेंगी नहीं। ठीक है, यहाँ पे कुछ बनेगी इसकी इमेज। मान लेते हैं कि यहाँ पे बन रही है। ठीक है, इमेज जो है आपकी यहाँ पे बन रही है। राइट, तो ये इमेज कैसी बनी है? इन्वर्टेड बनी है फर्स्टली। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आई थिंक। इन्वर्टेड बनी है। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ, क्या अगर क्लियरली विजिबल। ठीक है, ये यहाँ पे इमेज बन रही है। ओके, तो ये क्या बन रही है? इन्वर्टेड बन रही है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन इरेक्ट वाला तो हो जाएगा गलत, इरेक्ट तो बनेगी नहीं। उसके बाद अगर मैं देखूं इसकी लेंथ देखूं और इसकी लेंथ देखूं तो इमेज क्या बन रही है हमारे पास? मैग्नीफाइड बन रही है, ना कि रिड्यूस्ड साइज। कैसी बनेगी? मैग्नीफाइड बनेगी यानी इन्वर्टेड बनेगी। दैट इज ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। समझ आई बात? ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा यहाँ से? करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 93. An concave mirror has a focal length f. A real object is placed at a distance f in front of a focal length of it from the pole. Produce an image. देखो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा समझने की कोशिश। क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है उसमें फंसाया हुआ है थोड़ा। क्या कहा गया है? ये कन्वेक्स होगा। ठीक है, कन्वेक्स मिरर है अपने पास, हैज जिसकी फोकल लेंथ एफ है। एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। ऑब्जेक्ट रियल ही होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में प्लेस किया जाता है। मिरर के बैक साइड में रख देंगे तो रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि लास्ट जो बैक साइड होती है वो क्या होती है? उसकी ओपेक होती है ना। तो ये बात तो बताने की जरूरत नहीं थी, फिर भी इसने बता दिया। चलो अच्छी बात है। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एफ, कहाँ पे रखा गया है? डिस्टेंस पे फ्रॉम द फोकल, इन फ्रंट ऑफ ए फोकल लेंथ ऑफ इट।
फ्रॉम द पोल, यानी कि सिंपली यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट था हमारा और वो कहाँ पे प्लेस किया हमने, फोकस पे प्लेस। तो अब इसका आंसर डायरेक्टली आपको पता होगा कि अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखते हैं, इमेज हमारी कहाँ पे फॉर्म होगी, दैट इज एट द इन्फिनिटी। और अगर हमारी रेज आ रही है इन्फिनिटी से, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। जो इमेज फोकस पे बनती है विच इज वेरी डिमिनाइज्ड, तो वी कांट से दैट दिस इज इन्वर्टेड और दिस इज इरेक्ट। ठीक है, हम वहाँ पे बता ही नहीं सकते क्योंकि वो पॉइंट लाइक इमेज बनती है, बहुत ही छोटी इमेज बनती है। और अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इन्फिनिटी पे हम बोलते हैं कि इमेज बनेगी, बट उसका भी हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे बनेगी, तो वो कैसे बनेगी, मतलब उसकी नेचर कैसी होगी, दिस इज नॉट बी स्पेसिफाइड इफ द इमेज इज फॉर्म एट द इन्फिनिटी। दैट इज ऑप्शन क्या रहेगा आपका, इन्फिनिटी रहेगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन की लैंग्वेज देख सकते हो आप यहाँ पे। तो क्या है, सिंपल भी यहाँ पे बोल सकता था कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है अगर वो फोकस यहाँ पे बनेगी इन्फिनिटी पे, तो लैंग्वेज भी आपको पढ़नी आनी चाहिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 94, and point object is placed at a distance of 30 centimeter from the convex mirror of focal length 30 centimeter. The image will be formed at. तो यहाँ पे भी थोड़ा सा खेला हुआ है क्या, कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है प्लेस कर रखा हमने डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, कहाँ से, कन्वेक्स मिरर से, जिसकी फोकल लेंथ भी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो इमेज बताओ कहाँ पे बनेगी, obviously the image formed at the infinity because the focal length is 30 centimeter and the object is placed at the focus point, है ना, दोनों इक्वल हैं तो फोकस पॉइंट पे रखा गया होगा। तो अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है तो हमारी डेफिनेटली कहाँ बनेगी, एट द इनफाइनाइट, इन्फिनिटी के ऊपर जाके। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a mirror is rotated through 20 degree, then the angle through which the reflected beam, क्या आएगा यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड बीम। ठीक है, ये कह रहा है कि जो हमारे पास अगर मिरर है उसको हम रोटेट कर देंगे 20 डिग्री पे, तो जो एंगल जहाँ पे इमेज हमारी रोटेट होगी, जो रिफ्लेक्टेड बीम है वो हमारा रोटेट होगा, वो हमें बताना है कि कितने डिग्री पे होगा। देखो, अगर यहाँ पे मान लेते हैं ये मेरे पास एक सरफेस है, मैंने यहाँ पे बीम डाला, क्या होगा, ये बनेगा नो, और इमेज यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक। क्या जो रेज है वो क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट बैक, है ना। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इस मिरर को रोटेट कर दिया, मिरर को टिल्ट कर दिया, मिरर ये कर, ठीक है, ये क्या है, टिल्टेड इमेज है, टिल्टेड मिरर हम कह सकते हैं, या फिर रोटेटेड इमेज मिरर हम कह, ठीक है। जब रोटेट करने के बाद हमारा, तो इसकी इस तरफ तो क्या है, पॉलिश, राइट। तो यहाँ पे अगर हम ये इमेज इस मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर ये डालेंगे, रे जो है मिरर के ऊपर डालेंगे, तो ये कह रहा है कि ये रिफ्लेक्ट जो है, इसकी रिफ्लेक्शन क्या होगी, अगर मैं इसको 20 डिग्री पे क्या करती हूँ, रोटेट करती हूँ, तो ये इमेज जो है यहाँ पे, यहाँ से कितनी शिफ्ट होगी, दैट इज एट द 40 डिग्री। कितनी शिफ्ट होगी, 40 डिग्री। तो याद रखना हमेशा क्या होती है, डबल टाइम होती है। ठीक है ना, अगर हम मिरर को रोटेट करते हैं एट एन एंगल थीटा, देन द इमेज इज रोटेटेड एट एन एंगल 2 थीटा इन फर्स्ट रे। ठीक है, अगर एक बार रिफ्लेक्शन होता है तो 2 थीटा मिलेगी, और अगर एक बार और रिफ्लेक्शन हो गया तो इसका वो दोबारा से फिर और ज़्यादा रोटेट। ठीक है ना, इसको हम मतलब मान लो कि ये बीम मैंने यहाँ पे लगाया, फिर एक मिरर यहाँ पे लगा दिया, फिर दोनों मिरर अगर रोटेट करें, याद करो अपनी क्लास में भी एक क्वेश्चन ऐसा, ठीक है, 2 मिरर लगे हुए थे, तो पैरेलल बीम बनाने के लिए उनको कितने डिग्री पे रखा, एक तो क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन था कि पेरिस्कोप में जो रोटेशन होता है, फाइनल इमेज हमें वो कितने डिग्री पे टिल्टेड मिलती है, यहाँ पे हम बताएंगे 2 थीटा करके वो क्या करती है ना। तो फेज चेंज भी आपने पता, फेज चेंज की, ये जो लाइट है यहाँ पे इंसिडेंट करा हमने भी, और इंसिडेंट के बाद ये रिफ्लेक्टेड बीम आया है, इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना, दैट इज ऑफ 180 डिग्री इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन का 1। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा, दैट इज डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डी आपका क्या, यहाँ तक क्लियर है सभी, ठीक है।
नोट करेंगे इस बात को यहाँ पे कि हमारे पास जो अगर एंगल को हम मिरर को हम 2 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो जो हमारा रिफ्लेक्टेड बीम है 2 डिग्री का क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेज ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट कैन कंटेन विद इमेज जो है सेम साइज की कौन से मिरर से आंसर आप करोगे यस क्या है आंसर सेम साइज का है हम कौन सा मिरर को obtain the same size image of as that ऑब्जेक्ट के ही जितनी इमेज हमें तो वी विल प्लेन मिरर ठीक है। तो प्लेन मिरर जैसे आपने देखा भी होगा ड्रेसिंग टेबल प्लेन मिरर होता है ना। तो प्लेन मिरर क्या दिखाता है वो जितनी हम मतलब ऑब्जेक्ट जितना है उतनी अगर कनकेव लगा देते हैं तो बड़ी इमेज दिखेगी। तो कनकेव मिरर जो यूज किए जाते हैं वो छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा देखने माइक्रोस्कोप या फिर डेंटल्स यूज करते हैं ठीक है ना। या फिर अगर हम वहां पे तब क्या कन्वेक्स मिरर अगर देन कन्वेक्स यूज करेंगे तो उसका फील्ड ऑफ व्यू जो है वो बहुत ज्यादा होगा ठीक है। फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होने के ऑब्जेक्ट को क्या दिखा राइट। तो ये मिरर भी आपने देखा होगा विकल्प तो इसका आंसर प्लेन राइट क्या आएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग स्टेटमेंट करेंगे करेंगे सर कौन सी पहला जो है ये कह रहा है कि कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड बाय द ऑटोमोबाइल्स ड्राइवर्स ठीक है। ये बात तो बिल्कुल ये ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज किया जाता है वो कन्वेक्स मिरर। दूसरा कह रहा है कि कनकेव मिरर इज यूज्ड फॉर द सेविंग एंड भी मैंने बात की सेविंग और मेकअप मेकअप में कहाँ पे यूज करेंगे छोटी चीजों को बढ़ा दें जैसे कि अभी लड़कियों को आई लाइनर लगा वो क्या करेंगे ट्राई करेंगे ये मिरर इज नेक्स्ट है पैराबोलिक कनकेव मिरर आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन टॉर्च टॉर्च के अंदर ठीक है। टॉर्च जैसे आपने देखा ये हमारे पास इस तरीके ये टॉर्च इसका ये है जो आगे वाला ना यहाँ पे आपका लेंस लगा होता है बटन लगा तो इसमें ये जो चीज है यहाँ ये जो रिफ्लेक्टिंग साइड ये कौन सा शेप में भी आपको मिरर होता है एज अ रिफ्लेक्टर ये क्या है कन्वर्जिंग मिरर राइट। नेक्स्ट ये बात भी सर्च लाइट में यूज किया जाता है हेडलाइट्स ऑफ सेम काम करता है। कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रिफ्लेक्टर ये रिफ्लेक्टर तो यहाँ पे बोला कि यही स्टेटमेंट कन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टर के किया जाता है। रिफ्लेक्टर मींस ये जो रिफ्लेक्ट ये जो बैक सरफेस ऑटोमोबाइल्स में देखो या टॉर्च में देखो होगा ना ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक मतलब सिल्वर कलर का एक रिफ्लेक्टर लगा होता है वो किसके काम आता है तो उसको स्प्रेड आउट करने के ठीक है। तो कनकेव मिरर इज यूज एज विद होल इज यूज्ड बाय द डॉक्टर्स टू एग्जामिन ईयर नोज ये बात भी क्योंकि जो ईएनटी डॉक्टर बोलते हैं इसको ईयर नोज और टीथ का जो डॉक्टर दैट इज वो यूज करता है कनकेव मिरर राइट। तो ये चल रही है आ रहा है सभी को चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आप ये लीजिए आगे एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर is placed at a distance from a concave mirror of radius of curvature than the size of image करिए सॉल्व इसको ठीक है।
हमें क्या बताना है, साइज ऑफ इमेज। साइज बोले या हाइट बोले बात एक ही, ठीक है। ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, बस दैट इज प्लेस कर रखा है कितने में, 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कितनी, 3 सेंटीमीटर। चलिए डाटा आपके सामने। तो यहाँ पे दो ही फॉर्मूले जैसे ऐसा हम मिरर फॉर्मूला हमारा, दूसरा मैग्नीफिकेशन, ठीक है। दोनों यहाँ पे अप्लाई करके क्या रिजल्ट, कॉल कीजिए। आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही ना, ठीक है। डिफरेंट प्रॉब्लम। ओके, तो हुआ किसी का सॉल्व, ट्राई कर रहे हैं अभी तक, ट्राई ही कर रहे हैं, अभी तक तो हो जाना चाहिए था। चलो देखते हैं इसको। सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे मिरर फॉर्म। मिरर फॉर्मूला के लिए मेरे को u रिक्वायर्ड होगा, दूसरा मेरे को r रिक्वायर्ड नहीं होगा, मेरे को चाहिए f। तो f क्या होता है, डिस्टेंस, ये रेडियस का हाफ होता है ना। यहाँ पे 15 सेंटीमीटर का हाफ कर देंगे तो होगा ये 7.5 सेंटीमीटर, दैट इज 7.5 सेंटीमीटर ना। अब लगाते हैं मिरर फॉर्मूला, क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u बाई 1/f, यहाँ पे पुट करो वैल्यू। एक बात बताओ यहाँ से कि ये जो मेरे पास u एंड v होंगे, नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे, u तो ऑब्वियसली नेगेटिव ना, और f भी नेगेटिव होगा क्योंकि मिरर ना कनकेव की फोकल देखी होगी इसी तरफ है, ठीक है। तो 1/-7.5 इक्वल टू 1/v बाई u कितना है, ठीक है। v निकालना है, v इज इक्वल इस तरफ आएगा तो 3 प्लस का हो जाएगा, माइनस का तो मैं ऐसे लिख सकता, ठीक है। आगे क्या आएगा, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक। v यहाँ से अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये जगह अपने पास कंप्लीट ही ले लें, ठीक है। ये हो जाएगा 75 माइनस का 75, यहाँ से 300 ही होगा, 5 कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये कितना बचेगा, यहाँ से अगर माइनस करते हैं डिवाइडेड बाय 30 इंटू, अगर इसको 25 पे कैंसिल आउट करते हैं तो 3 पे जाएगा और ये जाएगा 9 पे, इसको फिर काटेंगे तो ये 3, फिर इसको काटेंगे तो ये 10, आ गया -1/10, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ से साइन भी साथ में ही आ, बस 1/v कितना आ रहा है आपका, -1/10, दैट इज v क्या आएगा -10, v क्या आ जाएगा -10। इफ v इज -10, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन का, आपका फॉर्मूला क्या रहता है,
मैग्निफिकेशन आपके पास होती है h, हाइट ऑफ इमेज टू द ऑब्जेक्ट, या फिर डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट अगर करते हैं तो h ऑफ i, हाइट ऑफ इमेज, v बाई यू ऑब्जेक्ट, पुट करो सभी। v की वैल्यू कितनी है, -10 सेंटीमीटर, तो माइनस बाई यू, यू इज व्हाट है आपका, क्या डिस्टेंस, इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ ये कैंसिल आउट, यहाँ n/3 है, तो इसको हम वो करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 3.33 ऑप्शन में, ऑप्शन बी आपका क्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपने देखा होगा बिल्कुल भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम साइन को और जो फॉर्मूला को, ठीक है, अदरवाइज फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना आता तो फिर क्वेश्चन है ना, तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे आपके, ये तो बहुत इजी लेवल का एक ही पैरामीटर में पुट कर, तो इजीली वी कैन। आगे जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वहाँ पे कॉम्बिनेशन आएंगे, कॉम्बिनेशन का निकालना, फिर उसके बाद जिसका वो निकालना, क्लियर है ना, बात क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, देन व्हाट इज लाइट इन द, आ गया है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, then what is the speed of light in the glass? Speed of light in the glass is less than c और greater than c। एक बात याद रखना कि greater than c स्पीड हो ही नहीं सकती, सबसे जो फास्टेस्ट स्पीड है वो किसकी, एंड दैट वो लाइट की किस मीडियम में है, वो है आपके पास वैक्यूम में, एयर में, है ना। तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और वेलोसिटीज का कोई रिलेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपने रिलेशन पढ़ा होगा इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू c बाई v, है ना। हमें क्या बतानी है, वेलोसिटी चेंज, ये क्या है, वेलोसिटी इन मीडियम, किसी भी मीडियम में हो सकती, ये क्या है आपके पास, वेलोसिटी इन वैक्यूम, वैक्यूम में होगी। ओके जी, तो c को यहाँ पे रखते हैं, म्यू इसके क्या आ जाएगा, अच्छा जी, c की वैल्यू 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड, म्यू इज गिवन एज 1.5, 1.5 यहाँ से अगर सोल्व करते हैं तो इसका ये गया 10, यहाँ से 5, ये गया आ गया 2 × 8 मीटर, 2 × 10⁸ 8 मीटर। ठीक है, कुछ था ही नहीं इसको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये लीजिए जी, सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी, 100th क्वेश्चन पे आ गए हम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स अपॉन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हमने अभी भी बात की कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, राइट। तो हम साइन की टर्म्स में भी पढ़ते हैं कि जिस मीडियम से लाइट आ रही है, यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज गिव द रेशियो, इज गिव द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो अब ये कह रहा है कि जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये बेसिकली है क्या, पहले तो मुझे ये बताएं, फिर बात करेंगे कि ये किस किस पर डिपेंड कर। हाँ जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली बताता है डेंसिटी ऑफ द मीडियम के बारे में, है ना। मीडियम अगर ज़्यादा डेंस है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका बहुत ज़्यादा होगा। सबसे मोस्टली डेंस जो है आपके पास कौन सबसे जो डेंस मीडियम है आपका, दैट इज डायमंड, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.4, कितना होगा 2.4। ठीक है, बाकियों में क्या होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाकियों का एज कम्पेयर टू कम रहेगा, ठीक है, वैल्यू लो रहेगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है मीडियम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट उस चीज़ की, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, बिल्कुल सही। टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे, मान लो मेरे पास ये मीडियम है, क्या सॉलिड की बात करें, गैसेस की, ये मीडियम है, मीडियम के ये पार्टिकल, सॉलिड है तो ये पार्टिकल्स पास पास होंगे,
अगर ये लिक्विड है तो पार्टिकल थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, और अगर ये गैस है तो पार्टिकल और ज़्यादा। ठीक है, ये क्या है, मीडियम के पार्टिकल। अब मैंने क्या किया, इनका टेम्परेचर क्या किया, बट बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो ऑफ द मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। एंड बाय इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशंस ऑफ मॉलिक्यूल विल, वाइब्रेशन क्या करेंगे, क्या करेगा, वो जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेगा। अगर वाइब्रेशन बढ़ेगी तो इनका ये जो मीडियम है, मतलब एक तरीके से जो डेंसिटी है या नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम है, वो क्या होंगे, पार्टिकल में मूवमेंट आ गई, मूवमेंट आ गई तो इधर उधर हो सकते हैं, है ना। तो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड। थर्ड वन इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है, जो लाइट हम उसके अंदर इंसिडेंट करवा, दैट इज डिफ्रेक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन all three parameters. First one is nature of material, second is your temperature, and third one is your wavelength of light. ये तीनों के ऊपर। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन जो है कर लिए है, कैलकुलेशन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसके बहुत सारे हैं। अभी हम हार नहीं मान सकते कि 1.5 सेंचुरी तो ऑब्वियसली आपकी होगी, ऊपर भी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ एटमोस्फियर द लेंथ ऑफ द डे ऑन द अर्थ। अगर हमारे पास एटमोस्फियर नहीं होता तो जो एक दिन है हमारे पास, जो कि हम मान के चलते हैं 24 घंटे का होता है ना, 24 में से क्या होता अगर हमारे पास एटमोस्फियर ही नहीं, एटमोस्फियर अगर नहीं हो तो व्हाट, अगर हमारे पास देखो एटमोस्फियर काम क्या कर रहे हैं, एटमोस्फियर की वजह से हो रहा है एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या हो रहा है, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन का अगर मैं एक यहाँ पे वो देखूं, एप्लीकेशन देखूं, क्या कहाँ पे ये देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल इसकी वजह से क्या होता है, अर्ली सनराइज होता है, राइज होता है। ठीक है, और क्या होता है, लेट सनसेट होता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 2 मिनट का कुछ फर्क पड़ता है। ठीक है, यानी कि सूरज निकला ही नहीं बट हमें 2 मिनट का, तो वो क्या है, पहले दिखाई देना, ड्यू टू दैट। सिमिलरली 2 मिनट का फर्क आपका यहाँ, तो ड्यू टू द एटमोस्फेरिक देर इज अ 4 मिनट डे लॉन्गर, है ना। डे क्या होता है अपने पास, 4 मिनट ज़्यादा हमें दिखाई देता है एज कम्पेयर टू एज सच की वो होता है। तो अगर एटमोसफियर नहीं होता तो ये 4 मिनट कट जाती, 4 मिनट अगर कट जाती 24 घंटे में, 24 घंटे सॉरी 23 घंटे और 56 मिनट का बचता दिन, तो दिन क्या हो जाते छोटे, वो कितने ही छोटे हो बट छोटे तो हो जाते। समझ गए, चलिए क्लियर है, ओके। ये लीजिए बिल्कुल, when the angle of incidence is in a denser medium is equal to the critical angle, the angle of refraction is, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, TIR में पढ़ा था हमने क्रिटिकल एंगल, TIR इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट। क्या होता है, टोटली इंटरनली अगर रे रिफ्लेक्ट करती है उसी मीडियम में तो हम बोलते हैं TIR। यहाँ पे पूछा गया है कि अच्छा क्रिटिकल एंगल, वहाँ पे कंडीशन होती थी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। व्हाट इज दैट डेफिनेशन, हमें क्रिटिकल एंगल इज फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन इज कितना, 90 डिग्री। ठीक है, जिसके लिए देखो होता क्या है, जनरली अगर देखें, अगर ये मेरे पास डेंसर मीडियम और ये मेरे पास है रियर मीडियम, तो जैसे ही हम यहाँ से लाइट रे को भेजेंगे, हमने लाइट रे को भेजा, लाइट रे को भेजा यहाँ से, होगा क्या कि ये लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, मतलब इस तरीके से कुछ यहाँ पे अपना बनेगा, क्या बनेगा, नॉर्मल, नॉर्मल आया।
अब लाइट क्या कर रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है। इफ द लाइट मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर देन इट मूव, कहाँ से कहाँ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल अगर जानी चाहिए थी ऐसे, इन क्या कर गई, इस लाइन आपको इस तरीके से बैंड कर ना। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा हमारे पास, ये होगा नॉर्मल के साथ जो अब मैं क्या करूँ, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा और ज्यादा डेविएट कर, ठीक है। फिर से यहाँ पे आपका क्या बनेगा, अब लाइट रे क्या करेगी, बैंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इजी इस तरीके, हमें इस तरीके से इंसिडेंट एंगल करना है। ये होगा इंसिडेंट एंगल आई, ये होगा आपका, ठीक है। हमें इस तरीके से करना है इंसिडेंट कि हम मान लो ये लाइट हम इंसिडेंट कर दी हम, ठीक है। यहाँ पे ये लाइट हमने इंसिडेंट, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बना इसका, अब ये लाइट रे दूसरे मीडियम में ना जाके इसी के पैरेलल हो जाए, इसी के पैरेलल हो, तब हम ये जो एंगल हमारा बन रहा है ना यहाँ, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोल देंगे ये क्या है, क्रिटिकल एंगल है। क्या है, क्रिटिकल एंगल है कि हमारे पास एक स्पेशल कंडीशन है के लिए ये जो आर था हमारा 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन ही यही है क्या, कि क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चन में क्या था कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्रिटिकल एंगल ये दूसरे मीडियम में होगा। अच्छा, टी आई आर के लिए कंडीशन क्या है कि पहली बात तो इससे भी ग्रेटर, अब इससे ग्रेटर अगर एंगल होगा तब क्या होगा, देखो ये है हमारा मीडियम, ये हमारा मीडियम है, तो यहाँ पे लाइट रे, ये लाइट रे जो, अब ये होगा इसका नॉर्मल, लाइट क्या करेगी, बैंड कर जाएगी इससे वापस। अब देखो क्या हुआ, मेरा ये जो एंगल था ये आई बड़ा हो गया किससे, तो ये वाला जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और देख पा रहे होगी डेंसर मीडियम, ये हमारा रेयरर में, लाइट डेंसर से रेयरर में ना जा वापिस उसी मीडियम टर्न बैक, को क्या बोला जाता है, टी आई आर बोला, को क्या बोलते हैं, टी आई आर। अगर रे दूसरे मीडियम में ना जाए, टोटल इन, ठीक है। तो यहाँ तक सब ठीक है, ये है नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पढ़ते हैं।